हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जो चुंबकीय जो द्विध्रुव होगा तो नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कितने होंगे, दो ध्रुव है चुंबक के। तो अपन कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय द्विध्रुव में दो विजातीय ध्रुव होते हैं। दो विजातीय ध्रुव होते हैं। आप भी जानते हो, अपन पढ़ चुके हैं अब तक कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ एक साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, ध्रुव होते हैं जिनकी ध्रुव प्रबलता समान होती है। ये अपन गुणधर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनकी ध्रुव प्रबलता समान होती है। ठीक है ना, जिनकी ध्रुव प्रबलता समान होती है। ठीक, और क्या चीज थी भाई, ध्रुव बारे में और क्या चीज जाना था अपन ने? ध्रुव प्रबलता समान होती है तथा ये सीमित दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस है वो लिमिटेड है। ये सीमित दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था तो द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस को क्या मानते थे, 2a, और यहाँ पर अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, एक सीमित द्विध्रुव। अब जैसे चुंबकीय द्विध्रुव का अगर एग्जाम्पल लें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आप जान सकते हो। तो छड़ चुंबक खुद होता है जिसमें दोनों ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो छड़ चुंबक एक उदाहरण है। ठीक है, और किसको ले सकते हो, धारावाही लूप की धारावाही लूप के अंदर करंट प्रवाहित करते हैं तो धारा लूप, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। और चुंबकीय सुई आदि क्या है आपके, इसके उदाहरण है डाइपोल के, मैग्नेटिक डाइपोल के। ठीक है, ये अब देखो, ये जो छड़ चुंबक हो, चाहे धारा लूप हो, चाहे चुंबकीय सुई हो, इन सब के अंदर दोनों ध्रुव उपस्थित होने, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब इनको जब भी अपन किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, चाहे छड़ चुंबक को रखें, चाहे धारा लूप को रखें, या चाहे चुंबकीय सुई को रखें, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने की प्रयास करते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इन ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का बल लगता है, जिस कारण ये व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये सभी संरचनाएं जो द्विध्रुव रखती हैं, ये सभी संरचनाएं जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती हैं, तो क्या होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश क्या होने लगते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। तो अपन कह सकते हैं रखी जाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने की प्रकृति रखती है। ठीक है, प्रकृति रखती है। ये चीजें इनकी खासियत है कि इसमें व्यवस्थित होने की प्रकृति रखती हैं। ठीक है, एवं चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार
भांति व्यवहार करती है। ये चीज अपन ने द्विध्रुव के बारे में अपने जाना कि चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो विजातीय ध्रुव होते हैं जिनकी ध्रुव प्रबलता समान होती है तथा ये सीमित दूरी पर है, मतलब नॉर्थ साउथ के बीच की डिस्टेंस लिमिटेड है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको छड़ चुंबक, धारालूप, चुंबकीय सुई आदि सब के बारे में बताया। ये जो भी आपके द्विध्रुव रखने वाली संरचनाएं हैं, इनको जब भी आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होंगे, व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं या प्रकृति रखते हैं, इनकी नेचर होती है एवं चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है। और मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब अपन इसको पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को। देखो बहुत इजी चैप्टर चल रहा है अपना, ओनली थ्योरी है, ज़्यादा कोई इसमें स्पेशल लॉजिक नहीं है। आपको बस इतना ही है, मैं पहले भी रिपीट बताया था कि आप इसको बार बार रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, अब देखो अपन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें। अपन कहें कि यदि किसी कैपिटल एन, यदि किसी कैपिटल एन फेरों तथा कैपिटल ए क्षेत्रफल, कैपिटल ए क्षेत्रफल की कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है। अपन कह रहे हैं एन फेरों की कोई कुंडली है जिसमें क्या कर रहे हैं, कोई आई करंट फ्लो कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तब कुंडली के तल का अभिलंब, तब कुंडली के तल का अभिलंब क्या हो, थीटा कोण पर हो। तल का अभिलंब क्या कर रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तो बल आघूर्ण क्या लगता है, पहले पढ़ा हुआ है। जो बच्चों अगर ये वीडियो देख रहे हैं और पहले वाले नहीं देखे तो वो भी देखें कि अपन ने बल आघूर्ण निकाला है। तो हमने कहा कि किसी एन फेरों वाली और एक क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए और वो क्या है, कुंडली का तल का अभिलंब वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। तो आप उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये अपन पहले कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, इसको अपन मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ऐसे ही अगर मान लो क्या हो कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या निकाला था, पी साइन थीटा। आघूर्ण क्या था फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो पहले वाली इक्वेशन है वो चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण की है, दूसरी वाली इक्वेशन है वो विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण की है। दोनों की तुलना करें अपन क्या भाई, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे क्या होगा कि कंपैरिजन करने पर अपन रहेंगे कि P बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, एन आई ए। P
P बराबर क्या हो गया एन आई ए, क्योंकि B की जगह ये आ गया साइन थीटा P की जगह क्या हुआ एन आई ए। ठीक है, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव, P विद्युत द्विध्रुव ही होता था, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य है। तो क्या हो जाएगा ये क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, के तुल्य है, अतः इसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, अतः इसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण को किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल एम से चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई, क्या ही है कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण आ गया। ठीक, अगर यहां से अपने इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या बन जाएगा, देखो आप एन तो नंबर ऑफ राउंड होते हैं, तो इसका तो मात्रक ना आई, धारा ए आपका क्या है क्षेत्रफल, तो अपन कह सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक। तो यहां से चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आया, कैपिटल एम बराबर एन आई है। ठीक है, अगर फेरों की संख्या एक है, भाई फेरे तो एक भी तो हो सकता है, सिंगल भी तो हो सकता है, उस कंडीशन में अपन क्या कह देंगे, धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, और सोल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, कंपैरिजन किया, कौन से का, चुंबकीय बल आघूर्ण का और विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है उन दोनों का कंपैरिजन किया। तो अपन ने देखा कि जो विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण में द्विध्रुव जो बल आघूर्ण है उसमें विद्युत द्विध्रुव के इक्वल वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, एन आई है। तो सामान्य सी बात है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन आई है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, जिसको अपने किससे कैपिटल एम से निरूपित कर दिया, मात्रक हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अपन ने कहा था धारावाही लूप, ये छड़ चुंबक ये सब क्या करते हैं, द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन अगला देख लेते हैं एक धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, अपन धारावाही लूप का निकाल लेते हैं एक बार। धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। ठीक है, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। अपन देखिए रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता है, एक तो मैंने एग्जांपल बता दिया और यहाँ पर इसको सोल्व करके अपन देखते हैं कि ऐसा होता है। जैसे अपन ने कोई धारावाही लूप ले लिया, ये ले लो, ठीक, इसमें करंट फ्लो करते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, ये कोई एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो आप भी जानते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहे तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे आएगी, भाई अगर अपन राइट हैंड से निकालें तो क्या ऊपर की ओर, तो ये आपके यहाँ पर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे अपन डायरेक्शन दिखाते हैं और इसको ऐसे क्या करते हैं, डैश डैश डैश, यहाँ से थोड़ा सा डैश डैश। ठीक, ये चीज़ होगी। अब देखो ये तो हो गया आपका, इसका ये तो कहलाएगा ऊपरी तल, ये तो क्या कहलाएगा ऊपरी सतह, जिसमें आपको क्या दिख रही है, विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज, ऊपरी सतह। और ये जो इसके नीचे की जो भाई 3D डायग्राम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की सतह, नीचे की सतह। अब ऊपरी सतह में अगर आपको धारा कैसे दिख रही है, वामावर्त दिख रही है, तो वामावर्त जब धारा बहती है किसी लूप में तो क्या बनता है, एन, और जब दक्षिणावर्त बहती है तो क्या बनता है, एस। तो देखो इसके नीचे वाला जो है, उसके नीचे देखो, ऊपर से देख रहे हैं तो आपको वामावर्त क्लियर दिख रही है, लेकिन आप भी जानते हो ये डायग्राम 2D का है, वह 2 ही विमीय है। तो 3 विमीय की इमेज करें तो आप अगर इसके पीछे की साइड से देखेंगे, नीचे वाले तल को देखेंगे तो उसमें धारा आपको दक्षिणावर्त दिखेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको अलग से बताता हूँ कि वामावर्त लूप में वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त धारा की स्थिति, आगे वैसे लेंज में और भी आएगा ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्थिति में क्या बनेगा, एन ध्रुव है, एन ध्रुव है। और लूप में दक्षिणावर्त है, लूप में दक्षिणावर्त, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा लेंज में। दक्षिणावर्त धारा की स्थिति में क्या बनेगा, एस ध्रुव है, क्या बनेगा, एस ध्रुव है।
इस कारण मैंने आपको बता दिया कि ऊपरी सतह तो किसकी भांति काम कर रही है, एन की तरह, और नीचे की सतह क्या कर रही है, एस की तरह। ठीक। अब देखो धारावाही लूप में जब एन और एस बन गए तो चुंबकीय द्विध्रुव तो बन गया, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो अपन कहेंगे धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी बात करेंगे। आघूर्ण कैपिटल एम क्या होगा, फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रवाहित धारा की प्रबलता। तो अपन कहते हैं लूप में प्रवाहित धारा की प्रबलता के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा भैया, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती, और साथ में लूप के अंदर जो क्षेत्रफल कवर हो जाएगा उसके भी समानुपाती। तो दूसरा क्या हो जाएगा, लूप द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के समानुपाती। ठीक है, इन दोनों के समानुपाती होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कैपिटल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के, इक्वेशन फर्स्ट, और एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 को यूज कर ले अपने एक साथ, समीकरण 1 व 2 से यूज करोगे तो क्या जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू ए, और समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो नियतांक क्या काम में ले लोगे, कोई के आई ए, ये आपने नियतांक ले लिया। तो ये आपके धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, ध्यान रखना है इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती और क्षेत्रफल के समानुपाती, ये दोनों चीजें आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगर अपन के लिए बात करें, अपन कहें कि यदि, कंडीशन लगा दिया, अपन कहें यदि एकांक लूप मतलब फेरे एक ही है, यदि एकांक लूप के एकांक क्षेत्रफल ठीक है से प्रवाहित एकांक धारा, आई को भी एक ले लिया, एक को भी एक ले लिया, एकांक धारा के लिए क्या हो जाएगा, आपका चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अपने धारा के लिए एकांक चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, एकांक चुंबकीय आघूर्ण परिभाषित किया जाए, तो क्या हो जाएगा, के का मान प्राप्त हो जाएगा अपने को। ठीक है, अपने क्या कर दिया, अपने लूप को भी एकांक ले लिया, क्षेत्रफल भी एकांक ले लिया, और हमने कहा उस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण भी एकांक है, परिभाषित किया। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बराबर के गुणा 1, तो के बराबर क्या प्राप्त हो गया अपने पास, 1। एकांक वाली कंडीशन में हमें के का मान क्या प्राप्त हो गया, 1, कि लूप एकांक है, क्षेत्रफल एकांक है, प्रवाहित धारा एकांक है। तो उस स्थिति में आपको मैं कह रहा हूं चुंबकीय आघूर्ण का मान भी एकांक है, तो उस स्थिति में आपका के बराबर क्या आ गया, 1। अतः एम बराबर क्या हो गया, आई गुणा ए, तो मात्रक क्या आ गया जाएगा, वही आएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हुई, इस प्रकार क्या क्लियर हुआ, इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण एम कैपिटल एम है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम परिपथ में प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा I तथा परिपथ के का प्रभावी क्षेत्रफल तथा परिपथ का प्रभावी क्षेत्रफल क्या लिया आपने, कैपिटल ए, प्रभावी क्षेत्रफल कैपिटल ए के गुणनफल के तुल्य होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तुल्य होता है या बराबर होता है। ठीक है, ये चीज जो अपन ने प्रूव की है कि m बराबर I गुणा a, इसको अपन बोलते हैं तुल्यता एम्पियर। ठीक है, ये तुल्यता एम्पियर की क्या कहलाती है, तुल्यता प्रमेय कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं यह है, इसका नाम है, यह है तुल्यता एम्पियर की, यह है तुल्यता एम्पियर की, एम्पियर साइंटिस्ट, एम्पियर की तुल्यता प्रमेय कहलाती है, कि तुल्यता प्रमेय कहलाती है, m बराबर IA। ठीक है, तो ये अपन ने धारावाही लूप के लिए प्राप्त कर लिया। कोई खास नहीं है इसमें ज़्यादा, बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी धारावाही लूप में करंट फ्लो होगी तो आप भी जानते हो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या ध्यान रखना है कि वामावर्त धारा तो N, दक्षिणावर्त तो S। अभी इसमें देखो लूप के अंदर ऊपरी सतह पर वामावर्त बह रही है करंट, तो ऊपर तो N बन जाएगा, नीचे की साइड में से क्या दिखेगा, दक्षिणावर्त तो S बन जाएगा। तो जब N और S हो गए, द्विध्रुव हो गया, और द्विध्रुव की स्थिति में आप भी जानते हो क्या होना चाहिए, द्विध्रुव की स्थिति में क्या होना चाहिए कि चुंबकीय आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा तो वो किस में होगा, लूप में प्रवाहित धारा के तो समानुपाती, और उसमें परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसके भी समानुपाती। तो m समानुपाती I गुणा a, और समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए k काम में ले लिया। फिर अपन k का मान एकांक याद कर लिया। कैसे, हमने कहा कि यदि एकांक लूप के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित एकांक धारा के लिए एकांक चुंबकीय आघूर्ण परिभाषित किया जाए तो k बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। तो m बराबर क्या आ गया, I गुणा a। केस है ये, जरूरी नहीं है कि हमेशा k का मान 1 ही हो, पर इसमें अपन एकांक की कंडीशन में केस लगाया। तो इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण m का मान किसके तुल्य हो गया, प्रवाहित धारा और उसमें परिबद्ध क्षेत्रफल के, या प्रभावी क्षेत्रफल a है उनके गुणनफल के बराबर होता है। और इस तुल्यता को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर की तुल्यता प्रमेय। तो ये था आज अपना चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, आप जानते हैं, एक N और एक S। ठीक है, और दोनों के बीच की सीमित दूरी होगी। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या प्राप्त हुआ था अपना कंपैरिजन से, m बराबर NIA। ठीक है, n क्या था, नंबर ऑफ राउंड, I करंट, a क्षेत्रफल। और ये अपन ने धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव को ज्ञात किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।